स्वागत है छात्रों हमारे YouTube चैनल में। देखिए, हम जो पढ़ाए थे इसमें गॉस नियम, विद्युत स्थैतिकी 1 के अंतर्गत गॉस नियम में गॉस नियम का अनुप्रयोग चल रहा था। तो आइए हम थोड़ा पीछे वाला हल्का सा रिपीट कर देते हैं। गॉस नियम में हम बताए थे गॉस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। पहले गॉस नियम बताया गया, उसके बाद गॉस नियम का अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग दो प्रकार के होते हैं गॉस नियम के, ठीक है। एक विद्युत फ्लक्स निकालने में और एक विद्युत क्षेत्र निकालने में। ई को विद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब समझो, विद्युत फ्लक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। इसका फॉर्मूला होता है Q बंद और बटा इप्सिलॉन नॉट। तो जिस पृष्ठ से हमें विद्युत फ्लक्स निकालना रहता था उसके अंदर कितना बंद आवेश है ये निकाल देते थे आप, ठीक है। और बंद आवेश निकाल के और इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते थे। तो ये बता चुके थे हम, इस पर सवाल भी बहुत सारा बता चुके थे। इसके बाद गॉस नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जैसे आप डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास करिएगा तो उसमें आपको दिक्कत होगा, ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा या फिर ज्यादा परेशानी में पड़ जाइएगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने 3 स्टेप्स बताए थे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और थर्ड, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र गॉस नियम का प्रयोग करके अगर निकालना चाहते हैं आप तो उसके लिए 3 स्टेप्स में काम करें। पहला स्टेप बताए थे हम, गॉसीय पृष्ठ का चयन करना है। गॉसीय पृष्ठ का चयन करना है। तो गॉसीय पृष्ठ का चयन करेंगे कैसे, तो ये सब पिछले वीडियो में आपको ढंग से बता दिया गया है। इस 3 स्टेप के लिए हमने वीडियो बनाया है ना। दूसरा स्टेप हम कहे थे विद्युत फ्लक्स निकालो। कौन सा फॉर्मूला से भाई, तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन से। E डॉट ds का इंटीग्रेशन लगाओ और विद्युत फ्लक्स निकालो। किससे, तो वही गॉसीय पृष्ठ जो गॉसीय पृष्ठ आप माने हो। मान लीजिए कि आप गॉसीय पृष्ठ कहीं माने हैं गोला, ठीक है, और इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, यहां पर हम गॉसीय पृष्ठ माने हैं। तो सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। तो गॉसीय पृष्ठ का चयन अगर आपने कर लिया तो फिर उसके बाद जो स्टेप था वो विद्युत फ्लक्स निकालना पूरे पृष्ठ से, इसलिए इंटीग्रेशन E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर से हम रिपीट करेंगे जब यूज करेंगे तब। अब फिर तीसरा स्टेप था बाबू बंद आवेश निकालना, ठीक है। अब क्यों बंद आवेश निकालना, क्यों, क्योंकि गॉस का जो नियम है ना बाबू, उसका समीकरण देखो आप। उसका समीकरण है E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, यहां ये विद्युत क्षेत्र है बाबू, तो अगर आपको ये विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसके लिए इसको तोड़ना होगा। मतलब ये टोटल फ्लक्स है तो इस पर काम करना होगा। तो टोटल फ्लक्स निकाले। फिर RHS में देखिएगा तो बंद आवेश है, तो बंद आवेश भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई अलग से कोई अपने से बहुत ज्यादा सोच करके स्टेप बनाया, नहीं, आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको गॉस का परिमेय लगाना है तो गॉस का समीकरण का प्रयोग करना होगा। अगर गॉस के समीकरण का प्रयोग करना है तो आपको ये LHS और RHS दोनों निकालना होगा, तब ना प्रयोग करिएगा। तो LHS में है E डॉट ds का इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ से, और इसको बोलते हैं बंद आवेश। तो आपको बंद आवेश की भी जरूरत है और आपको कुल फ्लक्स की भी जरूरत है, सिंपल बात। तो ये हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र गॉस के नियम से कैसे निकालेंगे। अच्छा, विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका बताया गॉस नियम से, इसके लिए 3 स्टेप्स बताया। इन्हीं स्टेप्स के बताने से
हम गॉस का परिमेय जो है ना, गॉस का नियम, इसका फिर प्रमाण बताए तो आप कहेगा कि सर विद्युत क्षेत्र का आप व्यंजक बताने वाले थे, आप कहे कि गॉस के नियम का प्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे, इसका स्टेप बताए। तो तुरंत आप विद्युत क्षेत्र के बारे में बताते, उसका स्टेप जो है उसका पालन करके अब विद्युत क्षेत्र निकालते, व्यंजक निकालते, फार्मूला बताते। हम विद्युत क्षेत्र के फार्मूला निकालने का स्टेप 3 बताया, लेकिन फार्मूला निकालने से पहले, व्यंजक निकालने से पहले हमने गॉस नियम को प्रमाणित किया। अब इससे पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि इससे पहले आपको गॉसीय पृष्ठ के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी नहीं था। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र निकालने का स्टेप बताया ना बाबू, तो आपको बहुत चीज पता हो गया कि किस तरह का आवेश रहेगा तो किसका गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा, और आपको फ्लक्स निकालने के लिए भी बता दिया गया, और बंद आवेश भी कैसे निकालेंगे, सब चीज बता दिया गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमने जब 3 स्टेप्स बताए ना, जिससे हम विद्युत क्षेत्र निकालने वाले थे गॉस का नियम का प्रयोग करके, है ना, उस स्टेप से गॉस नियम को प्रमाणित करना बिल्कुल आसान हो गया। इसीलिए हम इन तीनों स्टेप के बाद गॉस के नियम को प्रमाणित किए। और हमने 2 बात बताया है, गॉस से कूलम नियम और कूलम से गॉस नियम, दोनों प्रमाण हमने बता दिया। अब जो हमारा मेन काम था वो क्या था? विद्युत क्षेत्र निकालना गॉस के नियम से। तो अब हम अपने मेन काम पर आते हैं। पीछे वाला बात हमने रिपीट कर दिया, गॉस नियम का अनुप्रयोग कहां कहां किया हमने, फ्लक्स निकालने में, विद्युत क्षेत्र निकालने में, है ना। विद्युत क्षेत्र निकालने के 3 स्टेप्स, तीनों स्टेप्स जब हम बता दिए तो गॉस का परिमेय प्रूफ करना बड़ा आसान हो गया। तो हमने सोचा बस लगे हाथ उसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो हमने गॉस के नियम को भी प्रमाणित कर दिया। गॉस का नियम कौन से नियम से आता है? तो कूलम के नियम से। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, गॉस के नियम को लाया जाता है किस नियम से? आपको रहेगा वहां ऑप्शन दिया हुआ, न्यूटन का नियम, कूलम का नियम, है ना। तो उसमें से कूलम का नियम मानना है आपको। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं गॉस नियम के अनुप्रयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के व्यंजक, यानी कि जो मेरा काम था मेन, जो स्टेप हम बताए थे 1 2 3, किस लिए बताए थे? विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बताए थे। तो अब हम विद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। मतलब अगर हम अब हम कुछ फार्मूला प्रूफ करेंगे विद्युत क्षेत्र का, है ना, जिसमें गॉस नियम का अनुप्रयोग होगा। और ये बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। मतलब एक व्यंजक मैं बता रहा हूं तो 5 मार्क्स का आएगा, जो भी फार्मूला मैं डिराइव करूंगा, ठीक है। तो पहला व्यंजक जो हम बताने वाले हैं वह गोलीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, गोलीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब बात को आप समझिए, गोलीय आवेश का मतलब क्या होता है? कोई गोला होगा और उस पर आवेश होगा। गोलीय आवेश मीन्स कोई गोला लीजिए और उस पर आवेश दे दीजिए, उसको गोलीय आवेश कहेंगे, गोला पर आवेश। अब ये गोला पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पृष्ठीय आवेश, एक होता है आयतनीय आवेश। आप कहेगा ये पृष्ठीय आवेश क्या है सर? देखिए इसको 2 भाग में कर देते हैं। ये पृष्ठीय आवेश क्या है? तो देखिए बाबू, अगर ये गोला है बाबू, सिंपल सा बात आप अपने से भी सोच सकते हैं, हमने बड़ा सरल लैंग्वेज लिखा है पृष्ठीय आवेशित। मतलब वो जो गोला होगा ना वो पृष्ठीय आवेशित होगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि आवेश सिर्फ बाहर बाहर पृष्ठ पर बिखरा होगा, ठीक है। चलो समझ रहे हो, आवेश सिर्फ बाहर बाहर पृष्ठ पर बिखरा होगा, ठीक है। इधर आओ, सोचो सोचो, मन में सोचो, आयतनीय आवेश, इसका मतलब क्या हुआ कि गोलीय आवेश है और आयतनीय आवेश, इसका मतलब आवेश पूरे आयतन में बिखरा होगा।
बात मैं और बता दूं, हम जितना भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताएंगे वो सब जितना भी यहाँ आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र बताएंगे वो सभी आवेश जो है ना वो एक समान आवेश होगा। एक समान आवेश का मतलब क्या है बाबू? जैसे ये पृष्ठीय आवेश हुआ तो पृष्ठ पर जो आवेश बिखरा है ना ये कहीं नहीं ज्यादा होगा और नहीं कहीं कम होगा, नहीं ज्यादा और नहीं कहीं कम। ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, हर जगह एक जैसा होना चाहिए। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 माइक्रोकूलम आवेश है तो फिर अगला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 कूलम ही होना, 10 माइक्रोकूलम ही होना चाहिए। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना हर जगह एक जैसा होगा, ज्यादा कम कहीं नहीं होगा, इसको एक समान आवेशित कहते हैं। चलिए, तो गोलीय आवेश दो प्रकार के, एक पृष्ठीय आवेशित और एक आयतनीय आवेशित। अब सवाल ये उठता है बाबू कि कब गोला के आवेश में, कब गोलीय आवेश में पृष्ठ पर आवेश रहेगा और कब आयतन में आवेश। साधारणतः दिमाग में यह आता है कि अगर यहां पर बाहर में आवेश बिखरा है तो इसका मतलब ये गोला खोखला होगा, और यहां पर जो आवेश है पूरे आयतन में है इसका मतलब यहां पर जो होगा वो पूरा ठोस गोला होगा। ठोस गोला किसे कहते हैं? जिसके अंदर भी पदार्थ हो, ठीक है। और खोखला गोला किसे कहते हैं? जिसके अंदर पदार्थ नहीं है, ये जो खोल दिखाई दे रहा है सिर्फ यही खोल है, ठीक है। तो साधारणतः आदमी के दिमाग में यह आता है कि ये खोखला गोला होगा सर, है ना, और ये ठोस गोला होगा, ठीक है। तो ठोस गोला होगा तो पदार्थ अंदर भी है, तो पदार्थ होगा तभी ना आवेश होगा। तो ठोस गोला होगा यहां सर और यहां खोखला गोला होगा। साधारण दिमाग में यह आता है, हम कह रहे हैं कि पृष्ठ पर आवेश खोखला में वितरण होगा और आयतन में आवेश ठोस में वितरण होगा, साधारणतः, ठीक है। लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में आपको चकमा भी देगा ये बात की, क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, कभी कभी ठोस गोला में भी आवेश आयतन में नहीं होता, कभी कभी, लेकिन कब ये सोचना है, ठीक है। तो साधारण दिमाग में क्या आएगा आदमी का? खोखला, ठोस, खोखला, पृष्ठ, ठोस, आयतन, ठीक है। परंतु एक सवाल है मेरा, सवाल यह है कि हमने एक गोला लिया और वो चालक लिया। कैसा गोला लिया? चालकीय गोला लिया। अब आप सोचो, चालकीय गोला मैंने लिया और इसके अंदर पदार्थ है, ठोस है, सॉरी, ठोस चालकीय लिया, ठीक है। पूरा अंदर पदार्थ है, चालक का बना हुआ है। आप मान लीजिए ये पूरा गोला जो है ना वो तांबा का बना है, तांबा चालक है ना, तांबा या चांदी कुछ भी चालक मान लीजिए आप, और हमने आवेश अंदर दे दिया आयतन में। अब मेरा सवाल ये है कि ये चालक के अंदर जो हमने आवेश दिया क्या ये अंदर रहेगा, ऐसे ही रहेगा, या फिर इसमें कोई और बदलाव आएगा? ठीक है, मेरा सवाल क्या है? मैंने ठोस गोला लिया, कैसा? चालकीय, ठीक, और मैंने आवेश पूरे पदार्थ में दे दिया। अब पृष्ठीय वितरण होगा कि आयतनीय वितरण होगा? मतलब हमने यहां पर दिया आवेश, तो क्या यही रह जाएगा आयतन में या फिर ऐसे नहीं रहेगा? तो ये बात हम कूलम के नियम में बताए थे। तो जो लोग नहीं जानते होंगे, इस बात का जवाब पाने के लिए हम कुछ बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर चालकीय गोला ठोस गोला चालकीय हो जाए तो क्या आयतन में आवेश बिखरा रहेगा या नहीं? ठीक है, तो चलिए देखिए बाबू, यहां पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अभी ये जो बात हम सवाल यहां पर किए, इसको अभी यहीं पर छोड़ दीजिए। अच्छा, हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि कहां पृष्ठ पर होगा और कहां आयतन में होगा। इसके लिए हम कुछ बात बता रहे हैं। किसके बारे में? तो चालक और कुचालक के बारे में। ठीक है, तो पहले आप ये बात को समझो। ये बात अगर आपको समझ में आ गया
तो आप इसका जवाब खुद यहां पर दे दोगे कि कैसा गोला होगा तो कैसा वितरण होगा। चलिए, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चालकीय पदार्थ, एक होता है कुचालक पदार्थ। चालक किसे कहते हैं? तो चालक हम उसे कहते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। तो आवेश प्रवाह आसानी से, ठीक है। और इसमें आवेश का प्रवाह नगण्य, आवेश प्रवाह नहीं होता है या नगण्य होता है, बात बराबर है, या नगण्य, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात, अगर किसी चालकीय पदार्थ में पदार्थ के अंदर कोई आवेश दिया जाए, ठीक है, तो आप जैसे आवेश दीजिएगा वैसे नहीं रहेगा। आप कहिएगा क्यों नहीं रहेगा? तो एक बात आपको बताते हैं बाबू, चालकीय पदार्थ हो या कुचालकीय पदार्थ हो, कोई भी हो, है ना, या कहीं भी आप अगर आवेश दीजिएगा ना किसी भी पदार्थ में एक जगह, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो या फिर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, देखिए ना, यहां बताते हैं। आइए, ये है, हमने पदार्थ लिया चालकीय और ये लिया कुचालकीय, और यहां पर हमने एक जगह कोई आवेश दे दिया, प्लस प्लस, चार प्लस चार्ज दे दिया। चार्ज देने का मतलब नेट चार्ज देना, या तो आप प्लस दोगे और नहीं तो माइनस दोगे। दोनों चार्ज तो दे नहीं सकते, दोनों दीजिएगा तो उदासीन हो जाएगा, चार्ज देने का क्या फायदा होगा आपको। तो हमने क्या किया कि किसी चालकीय पदार्थ में ये चार आवेश दे दिया। तो हम आवेश के गुण में पढ़ाए थे ना बाबू कि अगर किसी चालकीय पदार्थ पर आप एक जगह आवेश दीजिएगा ना तो वहां नहीं रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण समझिए, यहां नहीं रहेगा, ये सब पृष्ठ पर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये गोला है या कोई भी है, गोली या कोई भी आकार का है, और उसके अंदर आप दिए आवेश, अब वो चालकीय है तो अंदर नहीं रहेगा, वहां से खटक से वो बाहर निकल जाएगा और बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। इसके दो कारण आप सोचिए, आपको सोचने से भी आएगा। पहला बात, ये जितने भी आवेश है ना सब पॉजिटिव है, और दीजिएगा तो या तो खाली सिर्फ पॉजिटिव या तो निगेटिव, नहीं तो दोनों दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आवेश या तो पॉजिटिव देते हो या निगेटिव। तो जो भी आप पॉजिटिव आवेश दिए हो ये सब सजातीय आवेश हैं। सजातीय मतलब एक जाति के हैं, प्लस प्लस हैं। और आप सब जानते हैं कि सजातीय आवेश एक जगह अगर दिए जाएं तो वो एक जगह रहना नहीं चाहते, वो एक दूसरे को धक्का देते। तो अगर दो आवेश आप यहाँ पर दे देना, टेबल पर कोई चिकना सा टेबल है और वहां पर दो प्लस प्लस आवेश दे दीजिएगा ना बाबू, तो एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है, और एक दूसरे से दूर जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस 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 जो आप दिए हैं ये सब एक दूसरे को धक्का देगा। अब जब सब एक दूसरे को धक्का देगा, दो ही प्लस अभी ले लेते हैं, सब एक दूसरे को धक्का देगा तो जाहिर सी बात है एक जगह नहीं रहेगा, दूर भागेगा। तो दूर कहां तक जाएगा आप सोचिए। तो ये प्लस है तो ज्यादा से ज्यादा दूर यहां तक जा सकता है, और ये प्लस है तो ज्यादा से ज्यादा दूर यहां तक जा सकता है। यानी कि ये प्लस आ गया यहां और ये जो प्लस था ये आ गया यहां, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर आ गया। इसका दो कारण, पहला कारण कि इन दोनों के बीच विकर्षण हुआ तो एक दूसरे से दूर भागा। दूसरा कारण ये भी है, ऐसा सिर्फ चालक में ही हो सकता है ना बाबू। सोचो आप, दो आवेश एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं कोई पदार्थ में, ठीक है, तो पदार्थ उसका जाने का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जाहिर सी बातें करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि चालक आवेश के चलने का विरोध नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये जो दूर भागा, ये पहला कारण विकर्षण, और दूसरा कारण ये दूर जाने का गति होने का क्या कारण है? चालक भी गति होने का कारण है। अगर चालक नहीं होता तो बताओ आप, क्या चालक अगर ये नहीं होता तो क्या आवेश यहां से चल पाता? नहीं चल पाता, ठीक है। तो आज के बाद आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी चालकीय पदार्थ में अंदर आवेश देंगे तो वो अंदर आवेश नहीं रहेगा,
वो विकर्षित होगा, विकर्षित होने के कारण गति करेगा, और उस गति में सहायता कौन करेगा? चालक। चालक में आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। तो ये दोनों कहा कि हम लोग एक दूसरे से दूर चलते हैं, धक्का दिया दोनों, है ना, तो धक्का दिया तो दूर भागा, और वो चलने में सहायता कौन किया? पदार्थ। अब देखिए, तो ऐसा ही काम हम कुचालक में कर देते हैं, ये प्लस प्लस। तो कहता है कि कुचालक में आवेश का प्रवाह नहीं होता। तो ये दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का तो देंगे, विकर्षित करेंगे, परंतु विकर्षण के कारण ये चलना चाहेंगे तो चल नहीं पाएंगे। आप कहिएगा क्यों सर? क्योंकि यह है बाबू कुचालक, और कुचालकीय पदार्थ में आवेश का चलना संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुचालकीय पदार्थ में जहां आप आवेश दीजिएगा ना, वहीं रह जाएगा, और चालकीय पदार्थ में आप जहां आवेश दीजिएगा वहां नहीं रहेगा। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएगा। और अगर कहीं आप पदार्थ के अंदर आवेश देते हैं तो वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या सवाल किया था कि अगर कोई चालकीय पदार्थ हम ले लें, चालकीय गोला ले लें, ये ले लिया हमने, मान लीजिए चालकीय गोला, और इसके अंदर आवेश दे दिया, देखो पूरे आयतन में हमने आवेश दे दिया, और बाबू ये चालक है, तो ये तो ठोस गोला है, लेकिन ये चालकीय है। तो ये सब आवेश, ये जितना भी आवेश है, ये सब एक दूसरे को धक्का देगा, है ना, और धक्का देगा तो सब कहां निकल जाएगा? सब बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ लिखने वाले हैं, लिख देते हैं, हम समझा भी दिया और लिख भी देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। चालक के अंदर आवेश देने से वे विकर्षित होकर बाहरी पृष्ठ पर आ जाते हैं, पृष्ठ पर आ जाते हैं। ठीक है, और कुचालक के अंदर आवेश देने पर, कुचालक में अंदर आवेश, या कुचालक में जहां आवेश दिए जाएं, वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, एक बार, बहुत बार पूछा जा चुका है इस एग्जाम में, है ना, कि कोई गोला है और उस गोले के अंदर हम आवेश दे दिए, और गोला चालकीय है, चालकीय गोला है, अंदर आवेश दे दिए, वो आवेश रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा, या पृष्ठ के अंदर जहां दिए हैं वहीं रहेगा, है ना, या चारों तरफ बिखर जाएगा, सॉरी, पृष्ठ के अंदर रहेगा, पृष्ठ के बाहर रहेगा। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पृष्ठ के बाहर आ जाएगा, अगर अंदर भी देंगे तो पृष्ठ के बाहर आ जाएगा। अच्छा, कुचालक गोला है तो आवेश देंगे तो कहां रहेगा? अंदर आवेश देंगे तब, तो अंदर देंगे तो अंदर ही रहेगा, बाहर देंगे तो बाहर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बाबू देखो, यहां भी आवेश चाहता है कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएं, परंतु मजबूर है, वो कुचालकीय पदार्थ है, और कुचालकीय पदार्थ में आवेश चल नहीं सकता। अगर मैं आवेश हूं और मैं चलना चाहूं तो कहां चल सकता हूं? चालकीय पदार्थ में चल सकता हूं, कुचालकीय में तो चलना है नहीं, है ना, तो कुचालकीय में जहां देंगे वहीं रह जाएगा, और चालक में अंदर भी देंगे तो बाहर आ जाएगा, और बाहर तो बाहर रहेगा ही, बाहर देंगे तो बाहर तो रहेगा ही, सबसे दूर। अब सबसे दूर कब रहेगा? जब बाहर रहेगा। क्यों रहेगा सबसे दूर? क्योंकि विकर्षण चाहता है कि आवेश सबसे दूर रहे। विकर्षण क्या चाहता है? आवेश सबसे दूर रहे। तो सबसे दूर तभी रहेंगे ना जब सबसे बाहरी पृष्ठ पर होंगे। ठीक है, तो यहां से हम जो बात लिख रहे हैं समझिएगा। इसका मतलब यह है बाबू कि अगर हम ठोस गोला ले लें और वो चालकीय हो, ठीक है, तो अंदर वाले आवेश भी बाहर आ जाएंगे, यानी कि ठोस गोला में भी आवेश का बिखराव कभी कभी अंदर पदार्थ रहने के बावजूद भी बाहर चला जाएगा। देखिए, गोला हो ठोस, अगर हो चालकीय
तो आवेश का बिखराव अंदर नहीं होकर के अंदर अगर देंगे भी तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, कभी कभी ठोस गोला में भी आयतन का वितरण नहीं होकर के पृष्ठीय का वितरण हो जाता है। ऐसा कब होगा, जब वो चालकीय गोला हो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि कब कब होगा ऐसा। तो देखिए बाबू, यहां पर खोखला है तो चालकीय रहे या कुचालकीय रहे, खोखला चालकीय या खोखला कुचालकीय, कुचालकीय। अगर खोखला है ना बाबू, तो पक्का है कि अंदर पदार्थ नहीं है, तो आवेश बाहर होगा, क्योंकि अंदर पदार्थ है ही नहीं। दूसरा बात, अगर ठोस हो जाए तो भी कभी कभी आयतन में वितरण ना होकर के पृष्ठ पर वितरण हो जाता है। कब, जब चालकीय रहेगा तब, क्योंकि अगर चालकीय रहेगा तो हम अंदर आवेश देंगे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, कौन सा ऐसा गोला है जहां आयतन में आवेश संभव हो सकता है? ठीक है, तो ये तो पक्का है कि ठोस गोला ही होगा, खोखला में तो कभी हो नहीं सकता, खोखला में तो अंदर पदार्थ ही नहीं होता। अच्छा, ठोस होगा ये बात पक्का है, लेकिन ठोस में मैं चालकीय लिखूं कि कुचालकीय? तो अगर मैंने लिख दिया चालकीय तो गलती हो जाएगा, क्योंकि चालकीय ठोस रहेगा तो अंदर वाला आवेश खड़क से बाहर आ जाएगा। चालक के अंदर कभी आवेश रहता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, कुचालकीय। बात सही है, आवेश है ठोस, सॉरी गोला है ठोस और वो है कुचालक, और मैंने आवेश अंदर दे दिया, तो हम क्या बोले थे कि कुचालक में जहां आवेश देंगे वहां रह जाएगा, तो हमने अंदर आवेश दिया तो अंदर रह जाएगा। सिर्फ यही एक गोला है ठोस और कुचालकीय जहां पर आयतनीय आवेश संभव है, अन्यथा ये तीनों गोला में पृष्ठीय आवेश संभव है। पृष्ठीय आवेश होगा, संभव नहीं इसमें होगा ही। ठीक है, कभी कभी इसको किताबों में जो नाम देता है, किताब में इसका सिंपल नाम रहेगा खोखला गोला। ठीक है, और इसमें किताब में सिंपल नाम रहेगा ठोस गोला। लेकिन सिंपल नाम से थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि आपने ठोस गोला का विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, सिर्फ ठोस गोला, और आप नहीं जाना कि चालकीय है या कुचालकीय, तो आप जब परीक्षा में मान लीजिए कि न्यूमेरिकल बनाना होगा या फिर आपको कोई पूछ दिया फार्मूला या कहीं पे आपको फार्मूला की जरूरत पड़ गई, तो आप तो पढ़े हैं ठोस गोला का विद्युत क्षेत्र, आप नहीं जानते हैं कि चालक और कुचालक क्या होता है, और वो कह दिया सवाल में चालक, तो आप लगा दीजिएगा आंसर कौन वाला, ठोस गोला वाला। ठोस चालकीय गोला अगर कह दिया तो आप ठोस गोला वाला मार दीजिएगा, जबकि ठोस चालकीय गोला का आवेश वितरण खोखला की तरह होता है। देखिए, पदार्थ से हमको मतलब नहीं है, हमको आवेश से मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको कुछ बात हम बताए, इसको ध्यान रखना है, यही नहीं आगे चल के बेलन में भी सब जगह काम में आएगा। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा लंबा समझाया इसमें हमने, लेकिन सब बात हम लिख दिए हैं एकदम, एक एक करके अलग अलग बताए हैं। देखिए बाबू, तो इसमें दो पार्ट हो गया, एक पहला का एक, हम सबसे पहले खोखला गोला वाला देखेंगे, व्यंजक पहला का ए, व्यंजक पहला का ए, थोड़ा और ऊपर से मिटाता हूं मैं। व्यंजक फर्स्ट का ए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे खोखला गोला का विद्युत क्षेत्र, पतले गोलीय खोल या खोखला गोला या क्या क्या ये बता दिए हम, खोल के कारण विद्युत क्षेत्र
ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन स्फेरिकल सेल, इंग्लिश में PHINE, थीन स्फेरिकल सेल। सेल मीन्स खोल होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है खोखला गोला का विद्युत क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठोस गोला से बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये दिया है। और ये जो लैंग्वेज हमने लिखा है ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। क्लियर? देखो बाबू, यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना क्या है पहले समझिए। आपको दिया है पृष्ठीय आवेशित गोला, मैंने खोखला गोला दिया है, ये देखिए। तो खोखला गोला पर कहां आवेश बिखरा हुआ होगा, पृष्ठ पर, है ना। यानी कि पृष्ठीय आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। पृष्ठीय आवेशित गोला, इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके केंद्र से आपको यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसी दूरी पर तो जरूर निकालना होगा, हम बताएंगे। 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र यहां निकालना रहता है, एक गोले के बाहर और एक इस गोले के पृष्ठ पर और एक इस गोले के अंदर। यानी कि 3 बिंदु हम लेके चलेंगे, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। 3 केस में निकालेंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण केस होगा वो बाहर वाला होगा। मतलब बाहर वाला खत्म हो गया तो दूसरा और तीसरा ये बहुत आसान है। मान लीजिए आपको यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, हम अब फिगर नहीं बनाएगा अभी, कोई सब लोग कोई भी फिगर भी नहीं बनाएंगे, अभी समझना है आपको। इस गोले के कारण, इस गोला पर आवेश क्यू मान लिया जो भी है, और इसका रेडियस आर मान लिया, है ना। ऐसा करते हैं हम, साइड में फिगर बनाते हैं। यहां पर देखो, ये आवेश ले लिया हमने, इसी गोला का आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। कहां कहां? 3 कंडीशन में। तो अभी बाहर ले लेते हैं, मान लीजिए हमको यहां निकालना है, अभी बताएंगे। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है बाबू, तो सबसे पहला काम क्या बताया था हमने स्टेप में, गॉसीय पृष्ठ का चयन करो। ठीक है, तो चलिए गॉसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, उस आवेश का सबसे पहले गॉसीय पृष्ठ का चयन करें, और गॉसीय पृष्ठ वहीं से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये है P बिंदु, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इस गोले के कारण। ठीक है, तो पहला बात, जो आवेश है वो कैसा आवेश है, गोलीय आवेश। और गोलीय आवेश का गॉसीय पृष्ठ हमने क्या बताया था, तो बाबू हमने गोलीय आवेश का गॉसीय पृष्ठ बताया था, गोला ही होगा। बिंदु आवेश का गोला, गोला का गोला, बेलन का बेलन, अनंत आवेश का बेलन, सब बताया था अलग अलग करके एकदम। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, इसका होगा गॉसीय पृष्ठ गोलीय। अब गोला कहां से गुजरेगा, तो देखिए बाबू, यह है बिंदु P, यहीं पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो गोला यहीं से गुजरेगा। देखिए ऐसे, ये हो गया गॉसीय पृष्ठ। अगर यहां निकालना होता तो यहां से गुजारते, यहां निकालना होता तो यहीं से गुजारते, यहां निकालना होता तो यहीं से गुजारते। अब इतना फिगर बना के हम लैंग्वेज लिखते हैं। जिस गोला के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है उसका आवेश Q मान लेते हैं और उसका रेडियस R मान लेते हैं। ठीक है, अब P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां वो फिगर देखना है और लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज किसी को रटना नहीं है, फिगर देखना है, लिखना है। देखो हम लिख रहे हैं, माना कि, ये तो सब लैंग्वेज में होता है। लैंग्वेज लिखना का एकदम बिल्कुल आसान तरीका, माना कि। अब क्या माने, तो सबसे पहले ये जो पतला गोलीय खोल है ना, जिसके कारण आप काम करने जा रहे हो, जो मुख्य चीज है फिगर में, उसके बारे में लिखना है। तो मुख्य चीज है पतले गोलीय खोल, ये तो प्रश्न में भी रहेगा, या खोखला गोला।
माना कि पतले गोलीय खोल, माना कि कोई पतले गोलीय खोल जिसकी त्रिज्या r और पूरे पृष्ठ पर q आवेश एक समान रूप से वितरित है। सही बात है। ये q आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, इसका रेडियस r है। इतना तक क्लियर है। अब हम करेंगे पैराग्राफ चेंज। क्यों? क्योंकि अब मुख्य बात हो गया। मुख्य बात के बाद क्या चाहिए? तो आप क्या निकालने जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र दिए गए खोखले गोले का विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक गॉसीय गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसलिए हम पहले फिगर बना दिए ताकि लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत ना हो। रटना नहीं है, लिखना है देख के। आपने दिए गए गोले का विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या किया? तो सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन किया। वो गॉसीय पृष्ठ कैसा था? तो गोलीय था। गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है। जो कहां से गुजर रहा है? जो P बिंदु से होकर गुजरता है, P बिंदु से होकर गुजरता है, जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है। अब देखिए, जो गॉसीय पृष्ठ आप माने हैं उसकी त्रिज्या कितनी है? तो देखिए एक बात और लिख सकते हैं। देखिए केंद्र से लेकर के यहां तक, और यानी कि r दूरी के बराबर हो गया उसका त्रिज्या। और एक बात और, ये जो गॉसीय पृष्ठ माने हैं आप, इस गोले के सकेंद्रित माने हैं। सकेंद्रित मतलब इस गोले का केंद्र और जो पहले वाला गोला है उसका केंद्र दोनों एक जगह है। ठीक है। तो गॉसीय पृष्ठ या गॉसीय गोलीय पृष्ठ आवेशित गोला के सकेंद्रित है तथा उसकी त्रिज्या P बिंदु की केंद्र से दूरी r के बराबर है, या डायरेक्ट भी r के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है, अब तो लिख दीजिए जिसे चित्र में दिखाया गया है। इसको पॉज करके आप लिख लेंगे। ठीक है। फिगर देख के हमने लैंग्वेज लिखा।
भी ऐसे फिगर देख के लैंग्वेज लिख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, लैंग्वेज एकदम नहीं रटना है बाबू। तो रटने लगते हैं माना की माना की माना की खोखला गोला, माना की खोखला गोला, ऐसे रटते रह जाओगे। फिगर बनाओ और सोच सोच के सब लिख दो एग्जाम में, जैसी टूटी फूटी भाषा में लिखना है, लेकिन वैसा भी टूटा फूटा नहीं लिख दो कि आपको समझ में ही नहीं आए एग्जामिनर को। चलिए ध्यान दीजिएगा, केस पहला हम बात करते हैं गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। हम कहां पे विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं? गोले के बाहर। ये रहा खोखला गोला, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है, देखो। और इस गोले के केंद्र से r दूरी पर, यह है r दूरी पर एक बिंदु स्थित है P। यहीं पर निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इसका रेडियस r है और इस पर आवेश q है। सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। चलो इतना दूरी पर है, इतना ही दूरी पर हर जगह होना चाहिए। गॉसीय पृष्ठ का चयन करना, चलो करते हैं गॉसीय पृष्ठ का चयन। ये हमने कर लिया गॉसीय पृष्ठ का चयन। गॉसीय पृष्ठ को एग्जाम में आप पेंसिल से भी दर्शा सकते हैं या डॉटेड लाइन से पेन से दर्शाना है। चलो पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो हमने गॉसीय पृष्ठ का चयन कर लिया। दूसरा काम क्या है बाबू? दूसरा काम है E डॉट ds का इंटीग्रेशन निकालना, और तीसरा काम है बंद आवेश निकालना। आप कहिएगा क्यों सर? इसलिए क्योंकि आपको ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है, तो इसके लिए E डॉट ds और Q बंद, ये दोनों हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम E और ds के बारे में देखते हैं। अच्छा बाबू, अगर आपको E डॉट ds का इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे, तो E ds cos थीटा आएगा, ऐसे देखो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर E चाहिए, ds चाहिए और थीटा चाहिए। तो थीटा तो E और ds दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो अगर आपको E डॉट ds का इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको E और ds चाहिए सबसे पहले। तो E क्या है? तो E है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हो उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता होना चाहिए। अब इसका और इसका दोनों का दिशा अगर आप दर्शा देते हैं, डायरेक्शन दर्शा देते हैं, तो आपको थीटा अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि थीटा इन्हीं दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो आज सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो यह है गोलीय आवेश, और गोलीय आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है ना बाबू, वो हमेशा त्रिज्या के अनुदिश होता है। मतलब इसका विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पृष्ठ पर, तो किधर होगा? तो देखो ऐसे होगा, ऐसे, ये देखो, यानी कि लंबवत। कैसे लंबवत? क्योंकि ये होता है बिंदु आवेश की तरह एकदम। बिंदु आवेश का कैसे विद्युत क्षेत्र चारों तरफ निकलता है? पॉजिटिव है तो निकलेगा, निगेटिव है तो इसमें प्रवेश करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा हर जगह, त्रिज्या के अनुदिश। यानी कि इसको पीछे बढ़ाया जाए तो पक्का है कि ये केंद्र से गुजरेंगे। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पृष्ठ के लंबवत होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी गोला का जो त्रिज्या होता है ना बाबू, वो हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होता है। त्रिज्या की दिशा किसी भी गोला में पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे 10वां क्लास में आप दर्पण पढ़ते होंगे, तो इस दर्पण पर अभिलंब खींचना रहता था आपको, तो यह है केंद्र। मान लो कि आपको यहां पर अभिलंब खींचना है,
तो आप क्या करते थे कि इस बिंदु को यहां से मिला देते थे, तो यह अभिलंब हो जाता था। यानी कि किसी भी गोला का अभिलंब त्रिज्या होता है और केंद्र से गुजरता है। दोनों बात कही है ना, दोनों एक ही है। तो यहां का विद्युत क्षेत्र कहां होगा? देखिए पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? पी बिंदु पे ही काम करना है ना। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले हमको ई देखना है, उसके बाद हमें डीएस, तब ना पता चलेगा दोनों के बीच का कोण। तो ई जो है यहां पर किधर होगा बाबू? तो देखिए ई जो है यहां पर होगा त्रिज्या के अनुदिश, यानी कि विद्युत क्षेत्र ये है, ये देखो यही ना त्रिज्या होगा जो केंद्र से गुजर रहा है। ये विद्युत क्षेत्र कहां से गुजरना चाहिए पीछे जाने पर? तो केंद्र से, यानी कि इसके लंबवत। और अगर इसके लंबवत तो इसके भी लंबवत। आप कहिएगा कैसे? देखो बाबू, इस गोला का केंद्र और इस गोला का केंद्र एक ही बिंदु पर है, और यह तो पक्का है कि यह विद्युत क्षेत्र की रेखा त्रिज्या के अनुदिश होता है। ठीक है, और अगर त्रिज्या के अनुदिश होता है तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो केंद्र से गुजरेगा। तो अगर इसके केंद्र से गुजरेगा, जिसका ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसका भी तो केंद्र ही है, तो इसका भी केंद्र से गुजरा, तो इसके लंबवत है तो इसके भी लंबवत हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं डीएस पर। डीएस क्या था बाबू? तो डीएस, एस का छोटा भाग, एस क्या था? गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह था गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये डी लग गया तो डी का मतलब होता है छोटा, यानी कि गॉसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का छोटा भाग। तो गॉसीय पृष्ठ कौन है? ये है गॉसीय पृष्ठ। तो इसका छोटा टुकड़ा यहां लो, तो इसका छोटा टुकड़ा ऐसा होगा। ये बात पिछले वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन फिर हम दोबारा बढ़िया से बता दे रहे हैं। एस का मतलब गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और डीएस का मतलब गॉसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का छोटा भाग। लेकिन ध्यान रहे, ये क्षेत्रफल का छोटा भाग हो गया सिर्फ डीएस, उसके ऊपर लगा है वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। आप कहेगा क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होता है, यह हम पहले बताया है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? अगर वह सदिश है तो उसकी दिशा किधर होगी? बहुत बढ़िया से हम पढ़ाए क्षेत्रफल सदिश कि क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण, सदिश के बाद दो चीज होता है, परिमाण और दिशा, जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि अगर ये डीएस है तो डीएस, ये देखिए एस का छोटा भाग लिए हैं डीएस, तो ये क्षेत्रफल जो होगा ना, ये वृत्ताकार टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना, उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो जाता है, तो इसका परिमाण क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि अगर वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और इसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। यानी कि अगर इस डीएस क्षेत्रफल सदिश को दर्शाया जाए तो ये अगर डीएस है, पूरे गॉसीय पृष्ठ का छोटा सा भाग ले लिया हमने काट करके, डीएस पूरे गॉसीय पृष्ठ का छोटा सा भाग, एस गॉसीय पृष्ठ, डीएस गॉसीय पृष्ठ का छोटा भाग। ठीक है, ये देखो, ये अगर एक्स है तो डीएक्स क्या है? इसका छोटा सा भाग काट लो, छोटा सा भाग, ये देखो काटा मैंने, ये छोटा सा भाग जो दिखाई दे, ए डीएक्स हो जाएगा। तो एस का छोटा भाग डीएक्स हो जाएगा, डीएस है ना, एक्स का छोटा भाग डीएक्स, तो एस का छोटा भाग डीएस। तो डीएस किधर होगा? यहां दिमाग लगाओ, तो इस बिंदु पर डीएस जो होगा वो ऐसे होगा, लंबवत, लंबवत। वाह रे भाई वाह, विद्युत क्षेत्र भी इस बिंदु पर लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। और डीएस तो क्षेत्रफल सदिश है, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो ये भी लंबवत हो गया। बोला एंगल कितना डिग्री हो गया? तो हम लिख सकते हैं ई कॉमा डीएस दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान रहे हम लोग क्या क्या निकाल दिए, ई डॉट डीएस बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। हमको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए था? ई चाहिए था, जो कि होता है त्रिज्या के अनुदिश। डीएस क्या है? तो पूरे गॉसीय पृष्ठ का छोटा सा भाग, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश,
तो ये है पूरा गॉसियन पृष्ठ, इसका छोटा भाग ले लिया ds। अब करना है इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो ds से आप यहां फ्लक्स निकाले ना बाबू, E डॉट ds फ्लक्स हो गया, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और ds से क्षेत्रफल सदिश। अब दोनों का डॉट गुणन करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का डॉट गुणन को हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये छोटा क्षेत्रफल से फ्लक्स निकलेगा, E डॉट ds। अब एक इंटीग्रेशन के मतलब क्या है? इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब अब आपको ये जो ई ds करना है ना, पूरा पृष्ठ में करना है। यानी कि ये बिंदु आप यहां माने, फिर आप यहां भी मानिएगा, फिर यहां भी मानिएगा, ये पूरे में मानिएगा, हर जगह, है ना। तो पूरे के लिए ये छोटा छोटा फ्लक्स जुटेगा। जैसे ई डॉट ds यहां से आया फ्लक्स, फिर यहां होगा, यहां होगा, पूरे को जोड़ देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। इसको बोलेंगे कुल फ्लक्स। ठीक है, जिसके लिए आपको चाहिए एक बात और, क्यूब बंद। इधर काम हो गया, अब इधर चाहिए क्यूब बंद। क्यूब बंद क्या है? गॉसिय पृष्ठ के अंदर बंद आवेश। बोले बाबू, गॉसिय पृष्ठ के अंदर, गॉसिय पृष्ठ के अंदर, चलो देखो गॉसिय पृष्ठ कौन है? ये है गॉसिय पृष्ठ, ये गॉसिय पृष्ठ। इसके अंदर कितना बंद आवेश? तो इसके अंदर तो पूरा आवेश बंद है। देख लीजिए, पूरा गोला इसके अंदर आ जा रहा है बाबू। ये बाहर से गॉसिय पृष्ठ और ये है गोला। तो ये पूरा गोला का जो आवेश है, आवेशहीन है, उस पर टोटल आवेश क्यू है। तो इसके अंदर तो पूरा आवेश, पूरा गोला बंद है, यानी कि क्यू बंद बराबर हम लिख सकते हैं गॉसिय पृष्ठ के अंदर बंद आवेश, क्यू बंद बराबर क्यू। मेन इतना ही समझाना है। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल हम बात करेंगे। ई हो गया, ds हो गया, क्यू बंद निकल गया, सब चीज निकल गया। तो अब गॉस का जो नियम है उसको लगा दिया जाए। तो यहां के बाद यहां से देखिए, अब गॉस के प्रमेय से क्या कहता है गॉस का प्रमेय? E डॉट ds का पूरा इंटीग्रेशन, E डॉट ds का इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। अब हमने 0 से 4 पाई r स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि सोचो बाबू, ये है छोटा क्षेत्रफल, लेकिन जो आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ऐसा छोटा 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 जोड़ करके पूरे गोले के लिए ना काम करने जा रहे हैं। पूरा गोला से आप फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो पूरा वही छोटा का क्षेत्रफल तो ds हो गया बाबू। अब ये ds मिला के अगर पूरा गोला बना दिया जाए, या इस ds का विस्तार पूरा गोला के रूप में कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और कौन गोला का क्षेत्रफल आपको चाहिए? आवेशित का चाहिए? नहीं, ये आप गॉस प्रमेय लगा रहे हैं, और इस गॉस प्रमेय में ये जो ds होता है ना, ये हमेशा गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये वाला का क्षेत्रफल। तो ये वाला का रेडियस तो कैपिटल आर है, और ये वाला का रेडियस स्मॉल आर है। देखिए, तो 0 से 4 पाई r स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, इसको तोड़िए। डॉट गुणन तोड़ते हैं आप, a डॉट b तोड़ते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ E डॉट ds तोड़िएगा तो E ds कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना डिग्री है पहले ही हमने लिख दिया, देखो, तो थीटा 0 डिग्री है। इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई r स्क्वायर। ये बंद घेरा क्यों दे रहे हैं? ये ऐसे बंद क्यों दे रहे हैं? देखो बाबू, इस बंद का मतलब होता है इंटीग्रेशन कोई बंद पृष्ठ पर हो रहा है। तो सही बात है, गॉसिय पृष्ठ जो होता है वो एक बंद पृष्ठ ही होता है। देखो, क्लोज पूरी तरह से। तो इसीलिए यहां 0 से 4 पाई r स्क्वायर। क्यू बंद का वैल्यू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट।
इसके बाद देखो, इसके बाद ई को करेंगे हम बाहर, अगला स्टेप। क्यों बाहर करेंगे? देखिए बाबू, आप ध्यान से देखें तो जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ऐसा ऐसा डीएस पूरे गोले में जाएगा। तो आप ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, हर एक बिंदु का दूरी आप यहां से देखिए, ये जितना भी दूरी है सब तो त्रिज्या है ना। तो अगर ये दूरी r है तो ये भी दूरी r होगा, हर एक बिंदु की दूरी यहां से r होगा। तो इस P बिंदु की तरह अगर आप हर जगह बिंदु मानिएगा तो सबका दूरी समान होगा। और जब सब बिंदु के दूरी समान होगा तो इसका मतलब यह है कि सभी बिंदुओं की दूरी समान होगा, तो हर जगह विद्युत क्षेत्र E ही लिया जाएगा। मतलब मान लो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र 100 है तो यहां भी 100 होगा, इस बिंदु पे भी 100 होगा। इस तरह से पूरे पृष्ठ के लिए मैं बात करूंगा, पूरा पृष्ठ बोले तो 0 से लेकर के 4πr² तक विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा निश्चित होगा। कहीं काहे? क्योंकि हर जगह दूरी समान है और विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दूरी होगा उतना विद्युत क्षेत्र कम होता है ना। तो यहां पर दूरी सब जगह समान है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि R बराबर कांस्टेंट, ठीक है, इसलिए सतह के प्रत्येक बिंदु पर E बराबर भी हो जाएगा कांस्टेंट। कहां? तो सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। क्यों? क्योंकि दूरी समान है। दूरी समान है, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, हर जगह समान, मतलब इसका वैल्यू फिक्स यानी कि कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखेगा। इसके बाद तुरंत देखिए आगे, R कांस्टेंट, तो यहां से E हो जाएगा बाहर और अंदर बचेगा ds 0 से 4πr² बराबर Q बटा इप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन, तो s कहां से कहां तक? 0 से 4πr²। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा अपने आप, ठीक है। और 0 से 4πr² बराबर Q बाय इप्सिलॉन नॉट। पहले s की जगह क्या रखेंगे? 4πr²। फिर s की जगह रखेंगे 0। पहले ऊपर वाला वैल्यू रखा जाता है, फिर नीचे वाला। तो ये बाबू ऊपर वाला रखेंगे s की जगह 4πr², तो हो जाएगा 4πr² माइनस फिर s बराबर 0 बराबर Q बाय इप्सिलॉन नॉट। अभी पूरा आ जाए E इंटू 4πr² बराबर Q बाय इप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहां देखिए E का मान निकालना है। तो ये 4πr² जो है ना बाबू, ये गुना में है, इसको हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो E इक्वल टू हो गया Q बाई 4π इप्सिलॉन नॉट और r²। देखिए 4π के साथ में हमने इप्सिलॉन नॉट क्यों कर दिया? क्योंकि 1/4π इप्सिलॉन नॉट जो होता है ना बाबू, देखिए ये वाला टर्म 1/4π इप्सिलॉन नॉट, 1/4π इप्सिलॉन नॉट, इसको हम k कहते हैं, वही के जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है ब्रैकेट में k। तो यहां पर हम रखेंगे तो आराम से एकदम आ जाएगा k और q, k और q अब r² बचा। और ये जो विद्युत क्षेत्र निकला गोले के बाहर निकला, तो इसीलिए इसको लिखते हैं E बाहर बराबर KQ बाई r²। ठीक है, तो बाहर में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या हो गया बोलो? KQ बाई r²। ठीक है, और मेन यही है। इसके बाद जो दो केस हैं उसमें दम टाइम नहीं लगेगा, वो बिल्कुल आसान है, मेन यही है। अच्छा एक बात इसमें और है
कि ये जो आप विद्युत क्षेत्र यहां पर देख रहे हो KQ/R², ऐसा विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश का भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, ठीक सिंपल से बात मैं बता रहा हूं। इसके केंद्र से मैंने R दूरी पर यहां पर विद्युत क्षेत्र निकाला, तो निकला KQ/R²। इस बिंदु पे अब मैं क्या करता हूं, एक सवाल पूछता हूं। ये जो केंद्र है ना, इसके जगह वो बिंदु मान लेते हैं बाहर में, और पूरा गोला पर आवेश हम न दे करके, ये तो पूरा गोला पर आवेश दिया है, हम ओ बिंदु को नीचे ले आए और इस पर Q आवेश दे दिए। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश यानी कि आवेश एक बिंदु में, ठीक है। और उसके कारण मैं इसी P बिंदु पर फिर से विद्युत क्षेत्र पूछूं, तो बिंदु आवेश का भी विद्युत क्षेत्र अगर Q बिंदु आवेश है और R दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो KQ/R² होता है। अब इस बात को समझिए, ये पूरा गोला नहीं रह के अगर इसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश रख दिया जाए तो भी उसका विद्युत क्षेत्र इतना ही आ रहा है, और एक गोला का भी विद्युत क्षेत्र उतना ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के जैसा है, बिंदु आवेश के जैसा है। मानो मतलब देखिए, मानो केंद्र पर कोई बिंदु आवेश रखा हो। सही बात है, देखिए समझा रहे हैं इस बात को। इसका मतलब यह हुआ कि ये गोला न रह के अगर इसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश हम रख दें और उसका विद्युत क्षेत्र यहां देखें तो इतना ही आएगा, और एक गोला का भी विद्युत क्षेत्र बाहर में उतना ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम चाहें तो इस गोले को हटाकर और एक बिंदु आवेश यहां रख दें तो भी विद्युत क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के जैसा है। कैसे? कैसा बिंदु आवेश? मानो केंद्र पर कोई बिंदु आवेश रखा, बोलो कहां बिंदु आवेश हम रख देंगे यहां पर कि विद्युत क्षेत्र वैसा ही हो? तो ये R दूरी पर, तो R दूरी पर इस बिंदु से कहां रखिएगा? केंद्र पर ही न रखिएगा। ठीक है। तो परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो, सिर्फ बाहरी बिंदु पर, अंदर नहीं और सतह पर नहीं, जो अभी हम नहीं बताए, और साबित करो कि यह जो विद्युत क्षेत्र आप निकाले हैं ये बिंदु आवेश के जैसा होता है। तो साबित करने की जरूरत ही नहीं है, वह बस यहाँ फिगर बनाइए, सामने ये लिखिए, 2 लाइन लिख दीजिए, वो साबित हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में मेनली ठोस गोला का विद्युत क्षेत्र बताएंगे, लेकिन इसका 2 केस हम उसमें बताएंगे, केस दूसरा और केस तीसरा, और साथ में ग्राफ बताएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं। इसका दूसरा केस और इसका तीसरा केस, जो कि बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, और उसके बाद ठोस गोला, और इसमें ग्राफ भी बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो। तो पहला केस हमने सिर्फ बाहर में बताया है इसमें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए चैनल को।